कोरोना का संकट बड़ा है, विकट है। कोरोना संकट काल में देश भर में लॉकडाउन के बीच देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सभी कामकाज ठप पड़ने से करों से होने वाली आय भी बंद हो गई है। प्रदेश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में इसे पटरी पर लाने के लिए सोच विचार जारी है। लेकिन सूबे के मुखिया का कहना है कि आर्थिक संकट से तो उभरा जा सकता है, लेकिन जनता की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। गौर हो कि कोरोना काल का संकट है और इसको देखते हुए सीएम ने अर्थशास्त्रियों की टास्क फोर्स बनाई है, जिसने सरकार को सिफारिश सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा, सिफारिशों पर अमल कर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप अर्थव्यवस्था को शीघ्र सुधारेंगे। लेकिन लॉकडाउन 3.0 में प्रवेश कर चुके देश और प्रदेश में आर्थिक संकट के बोझ को समझना होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को 26,000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व के नुकसान की आशंका। कर्ज माफी के चलते पूर्ववर्ती सरकार के समय बढ़ा 24,500 करोड़ का आर्थिक बोझ। केंद्र की ओर से मिलने वाली राजस्व की राशि का नहीं मिला पैसा। प्रदेश सरकार पर पहले से ही 2 लाख करोड़ का कर्ज। संकट से उबरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत। छोटे उद्योगों को अनुदान के सहारे करना होगा शुरू। समिति के सुझावों पर अमल करके अर्थव्यवस्था को करेंगे गतिमान। अब भले सरकार की सोच और संकट से निपटने को लेकर जो भी नीतियां हों, लेकिन कांग्रेस का कहना साफ है कि सरकार न कोविड से निपट सकी और न ही आर्थिक चुनौती से। मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है कि सर्कस ये समझ से परे है। ना हम कोविड से निपट पा रहे हैं, ना आने वाले आर्थिक संकट को समझ पा रहे हैं, ना इस प्रदेश के मजदूरों के हक और अधिकार को दिला पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में बड़ी आर्थिक सुनामी इसके बाद आनी है। लगातार कृषि अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, लगातार हमारी जो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति खराब है और कहीं ना कहीं कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पर ना सोच है, ना सूझबूझ है और ना मध्य प्रदेश के पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर मध्य प्रदेश में है कि जो इस मध्य प्रदेश की इस आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान दे। विपक्ष चुनौतियों से रूबरू करा रहा है तो वहीं एक साथ सरकार के प्रयासों को कटघरे में ला रहा है। लेकिन जरूरत है कि ऐसे कठिन समय में सब एकजुट हो जाएं। देश के प्रधान ने भी बार बार जान जहान बचाने पर जोर दिया है। अब कोविड के संकट के साथ ही देखना होगा कि अर्थव्यवस्था का पहिया पटरी पर कैसे लाएगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जान जहान बचाएंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। जान जहान बचाने को लेकर सरकार का फैसला कितना उचित? बेपटरी होती अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है सरकार की तैयारी? अर्थशास्त्रियों की टास्क फोर्स इस संकट से उबार पाएगी? कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के आरोप कितने सटीक? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि सबको विदित है कि पूरा विश्व, पूरा देश, हमारा प्रदेश एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसका अभी तक कोई स्थायी निदान सामने नहीं आया। कोविड-19
यानी कि कोरोना नाम का ये वायरस लोगों के दिलों में खौफ कर गया है। ना कि सिर्फ ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि अब चूंकि इसके चलते पूरी तरह से देश में तालाबंदी है, तो अर्थव्यवस्था भी मंदी की ओर जा रही है। जैसा कि पिछली सरकार ने प्रावधान किया था किसान कर्ज माफी का, चूंकि उसके अपने कैलकुलेशंस होंगे, उसके अपने गणित होंगे, वो 15 महीनों में उठापटक का शिकार हो गई, तो उस कर्ज माफी के लिए जुटाया गया पैसा भी इस सरकार के माथे आ गया। मध्य प्रदेश सरकार को कम से कम 1 लाख करोड़ की जरूरत है। अर्थव्यवस्था भले ही बेपटरी हो, लेकिन सूबे के मुखिया शिवराज जी कह रहे हैं कि पहले जान बचाना है, जहान भी बचा लेंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस महामारी के सामने घुटने टेक चुकी हैं, लेकिन कुछ एक डिसीजंस हमेशा ऐसे हुए हैं कि जो शायद पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, जैसा कि मजदूरों को लाने का जो डिसीजन है। लॉकडाउन का पार्ट 1 शुरू हुआ, लॉकडाउन का पार्ट 2 जब समाप्त होने को है, तब उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जो कवायद शुरू हुई, तो इतने सारे लोगों को एक जगह पर रोकना, उनको खाना खिलाना, उनकी व्यवस्थाएं करना, अगर वो गंतव्य तक समय रहते पहुंच जाते तो शायद सरकारों को इस तरफ उतना खर्चा नहीं करना पड़ता, उन व्यवस्थाओं को नहीं जुटाना पड़ता, और वो व्यवस्थाएं जुटाने के बावजूद भी अव्यवस्थाओं में बदली। लेकिन मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल और ग्वालियर, उज्जैन, खरगोन, धार, बुरहानपुर, अगर ये मालवा बेल्ट और 2 बड़े शहरों को छोड़ दें तो बाकी जगह ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं, और इन जगहों पर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जान भी बचे और जहान भी बचे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, ब्रजगोपाल लोया जी, मीडिया वार्ताकार, भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नवीन जी। साथ ही इस चर्चा में अपना एक संपादकीय दृष्टिकोण रखने के लिए हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, सरकार कह रही है जान जहान बचाना है, और कांग्रेस कह रही है कि ना जान बचाने की तरफ बहुत गंभीरता है और ना जहान बचाने की तरफ बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहना चाहिए कि अच्छे निर्णय लिए गए हैं, सार्थक निर्णय लिए गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। विद्वान भाई, ये सत्यता है कि न जान की तरफ ध्यान है, न जहान की तरफ ध्यान है। सरकार ने जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में भी उस बात को पूरा लिया है कि जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस पीरियड में यदि कायदे में ये कर लिया जाता कि हम मजदूरों को उनके घर पहुंचा देते, तो शायद वो जो पीरियड था, उस पीरियड में वे अपने घर सुरक्षित पहुंचते और लॉकडाउन वाली जो बातें हैं वो पूरी हो जाती, जिसके कारण वे अपने आसपास यदि खुदा ना खास्ता वो संक्रमित हुए या उनको कोई समस्या हुई तो वो उसका फैलावा वहां पर नहीं कर पाएंगे। पर अब दिक्कत यह है कि सरकार ने उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है, पर साथ में किसी भी तरह का मेडिकली रूप से उनको क्वारंटाइन करने की या उनको घर से अलग रखने की व्यवस्थाएं कहीं नहीं करी है। बालाघाट में कुछ मजदूर पहुंचे थे, उनको सरकार ने कहा कि 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाए। कलेक्टर ने उठा के उनको उनके घर भेज दिया और साथ में ये बोला कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम इतने मजदूरों को नहीं रख सकते। तो ये स्थिति सभी जगह पे है, ये दिक्कत वाली स्थिति है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है जहां मतलब उनको एक ही प्रगति के जो हमारे अग्रणी पद पे हम जहाँ चल रहे थे उसको हम कैसे बना के रखें। उन्होंने आदेश दिया कि जिस जगह पे मजदूर उपलब्ध है वहां पर काम प्रारंभ कर लिए जाए। ये कब बोला है? आज की डेट में जो उन्होंने इसकी वो निकाली है। पर आज ही आपने सबसे पहले पूरे उसको बाहर कर दिया कि मजदूरों को उनके घर भेजने का प्रोग्राम कर दिया। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यदि मजदूर हैं तो आप अपने काम प्रारंभ कर लें। समझ में नहीं आता ये दोहरी बात क्यों करते हैं और क्यों दोहरे निर्णय लेते हैं। अब यदि मजदूरों को घर भेज दिया तो वहां पर काम कैसे प्रारंभ होगा? कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वहां जो मजदूर बरसों बरस से काम कर रहे थे वही उसको संचालित कर पाएंगे।
नया आदमी उस काम को नहीं सही तरीके से संचालित कर पाएगा। समस्या आज फिर वहीं खड़ी है कि इंडस्ट्री खोलने के लिए तो अनुमति दी है, उद्योग खोलने की तो अनुमति दी है, पर मजदूरों को घर भेजने के बाद में, मतलब ये दोहरी मार, अब मजदूर है नहीं और आप इंडस्ट्री खोलना चाहो तो खोल सकते नहीं। तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं, जो रणनीति नहीं बनाई है, ये उसका खामियाजा है, पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। जी। और यदि इस पे पहले से मनोज। प्लानिंग कर लेते तो शायद आज ये व्यवस्थाएं नहीं हुई। लेकिन पहले की बात यदि दुर्गेश जी आती है तो पहले सरकार आपकी थी और 24,000 करोड़ का घाटा हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है, क्या कहेंगे? मनोज जी, मैंने जितनी बात बोली वो केंद्र के द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज के ऊपर चर्चा करी। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर तो अभी किसी तरह की चर्चा मैंने करी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार जब शिवराज सिंह चौहान जी ने छोड़ी थी तो स्वयं पूर्व वित्त मंत्री ने बताया था कि हमने खजाना खाली कर दिया है, मध्य प्रदेश सरकार कहां से क्या करेगी। तो जो उन्होंने लोन लिया हुआ था, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का लोन था, उसको 200-300 करोड़ निश्चित कांग्रेस शासन में बढ़ा है, क्योंकि वो पैसा भी उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मध्य प्रदेश में अपने पैरों पे चलने के लिए भी पैसा नहीं छोड़ा था। तो ये वस्तु स्थिति शिवराज सिंह चौहान जी के वित्त मंत्री खुद बता के गए थे। और आज जो स्थिति शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है कि जीएसटी का आपको 3% तक लोन ले सकते हैं, उतना लोन मध्य प्रदेश ले चुका है। विषम परिस्थितियों में 0.5% और लोन लिया जा सकता है। इस हिसाब से सरकारें 3.5% ले सकती है। शिवराज सिंह चौहान जी प्रयास कर रहे हैं कि उनको 4.5% मिल जाए। ये वो दौर है निश्चित जब केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है, माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि आर्थिक समस्याएं नहीं है, आपको आर्थिक रूप से किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, आप सिर्फ स्वास्थ्य चीजों पर ध्यान समझ दें। लेता हूं दुर्गेश जी, समझ लेता हूं। लोया जी, ये जान जहान बचाने की बात जो कह रही है सरकार, कांग्रेस कह रही है कि जहान माने अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, बाकी व्यवस्था, तो वो भी बेपटरी हो रही है। और जो आप जान बचाने की कवायद की बात कर रहे हो, उसमें भी जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही, सवाल उठा रही है कांग्रेस। सवाल उठाए हैं, आपने सुना है दुर्गेश जी को, जवाब चाहूंगा। देखिए नवीन जी, दो बातें हैं। एक तो जान बचाने की जहां तक बात थी, उसमें मध्य प्रदेश आपको संज्ञान में होगा कि 1 नंबर पर रहा। जब 1 अप्रैल को कोविड-19 का प्रकोप मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, तब इसकी वृद्धि दर 13.7% थी, जो आज घटकर 5% आ चुकी है, और उसमें देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक जहान की आज अपन अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था जब हमने मध्य प्रदेश की कमान 2003 में माननीय दिग्विजय सिंह जी से ली थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तब मध्य प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था 23,000 करोड़ थी। उस सदन में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वो 23,000 करोड़ का था, जिसे जब हमने 2018 में पेश किया था माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने, तब वो बजट बढ़कर हो गया था 2 लाख करोड़ रुपए। और 2 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हमने 15 वर्षों में इसमें 10 गुना इजाफा किया। दूसरी बात कि जो कर्ज की बात बार बार होती है, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि कर्ज लिया किस लिए गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने निश्चित कर्ज सारे राज्य सरकारें ले रही हैं, परंतु वो कर्ज का उपयोग किस मद में किया गया है। हमने जिस मद में कर्ज का उपयोग किया है वो था गांव, गरीब और किसान, इनके हित में जो भी निर्णय थे उसके लिए मध्य प्रदेश ने कर्ज लिया। ये सत्य है और ये सर्वविदित है। मगर कमलनाथ जी की 16 महीने की कांग्रेस की सरकार ने कर्ज किस लिए लिया है ये भी सर्वविदित है कि आप उसके लिए कर्ज ले रहे थे कि हम आईफा का आयोजन कैसे करेंगे। ये इसलिए लिया गया कि हम मध्य प्रदेश का विमान और हेलीकॉप्टर कैसे बदलेंगे। हमने इसके लिए कर्ज नहीं लिया, हमने मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और मजदूर के लिए कर्ज लिया। और निश्चित आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पहले जान बचाने के लिए संकल्पित हैं और इसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश में 5,000 उद्योगों से बातचीत की गई और उस बातचीत में ये नतीजा निकला कि सरकार ने अपनी शर्तें दी उन्हें कि आप किस तरह मजदूरों को वहां रखेंगे, किस तरह सैनिटाइजेशन का प्रयोग कर पाएंगे, किस तरह उन्हें वहां जो आपका कैंपस है वहां सैनिटाइजेशन का इंतजाम होगा,
इसके बाद फिर आपको ये तय करना है कि आप उद्योग खोलने की स्थिति में हैं या नहीं है। तब 200 उद्योग चालू हो चुके हैं, ये मैं दुर्गेश जी की संज्ञान में भी डालना चाहता हूं। 200 उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं और अन्य उद्योगों से निरंतर वार्ता जारी है। और जो बात दुर्गेश जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज है। ब्रजगोपाल जी, हमारे प्रबंध संपादक भी आपसे सवालात करेंगे। ब्रजगोपाल जी, सवाल यही है कि जब सत्ताएं बदलती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? ये तो माना है कि इस बार करीब करीब 26,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है, जो समस्या हमारे सामने दिखाई दे रही। लेकिन इस संकट से उबरने के लिए कोई रास्ता तो होगा ना। यदि रास्ता ही नहीं बचेगा तो फिर कैसे, क्या कर्ज लेके ही काम चलता रहेगा? नहीं, देखिए, दो बातें एक साथ समझिए आप। यदि अर्थव्यवस्था को समझते हैं आप, तो इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि घाटे का बजट ही विकास की ओर की दिशा में जाता है। ठीक है, ये सर्वविदित सिद्धांत है। अब प्रश्न इस बात का है कि हम वर्तमान संकट से कैसे उभरेंगे, जब हमारे पास जिस दिन से सरकार आई है, मैं इस शब्द का विशेष रूप से प्रयोग कर रहा हूँ कि 23 मार्च की अर्धरात्रि को, तब से 24 तारीख की सुबह से लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश का सरकार का रेवेन्यू जीरो है, आप लगभग उसे जीरो मान सकते हैं। परंतु इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतर काम कर दिखाया है इन बिना बजट में भी, क्योंकि आप हमें कोई बजट तो देकर गए नहीं थे। 21,800 करोड़ का ऋण कमलनाथ जी की 16 महीने की सरकार ने तनख्वाह बांटने के लिए लिया है और छिंदवाड़ा के विकास के लिए लिया, परंतु हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश के लोगों की जान बचाना है कि किसी भी तरह कोविड-19 का जो खतरा पूरी दुनिया पर है, उससे हम कैसे उभरेंगे। और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, आज विशेषज्ञ और मीडिया दोनों ही केवल सूचना के माध्यम हैं इस समय। उनके माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, नवीन जी, उसमें ब्रजगोपाल जी, एक संपादकीय टिप्पणी के बाद आपसे फिर रूबरू होता हूं। मनोज जी, जिस प्रकार से ये जो पूरा माहौल बना हुआ है, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि सरकार जब बदलाव हुआ जब सरकार में, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सरकार का जो परिवर्तन होने के बाद सरकार को मिला तो खजाने में, जैसा कि ब्रजगोपाल जी ने कहा कि उनके पास 21,000 करोड़ का कर्जा था। लेकिन इनको ये भी समझना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो कर्ज या जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाया होगा, वो एक दूरगामी विषय को लेकर बनाया होगा। अब चूंकि सरकार बीच में छीना झपटी हुई, तो जो था वो इन्हें मिला। वो तो इनको क्लियर था कि हम ऐसी स्थिति में अगर सरकार गिराएंगे तो ये, और उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया, तो चुनौती थोड़ी ज्यादा बड़ी है इस समय भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि संकट बहुत बड़ा है और इस संकट को तो सभी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो अर्थशास्त्री बता रहे हैं, जब हम देख रहे हैं, तो ये भी समझ आ रहा है कि धीरे धीरे करके संकट, क्योंकि भारत की यदि हम आर्थिक स्थितियों को देखें तो हम कृषि प्रधान हैं, और इस बार कृषि के क्षेत्र में जो दिखाई दे रहा है ठीक ठाक है, सब हालात ठीक है, फसलें ठीक पैदा हुई, रबी की जो फसलें आई है, हमें लगता है कि उससे हम कुछ हद तक उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि 33,000 करोड़ का तो हर साल अव्यय का खर्च होता है जो सरकार अपने खजाने में रखती है, जिसमें 22,000 करोड़ कर्मचारियों को देना होता है। तो ये जो ऐसे खर्चे हैं कि इनको तो तत्काल प्रभाव से सरकार को देना पड़ेगा। पर संकट की स्थिति इसलिए दिखाई दे रही है कि आमदनी कम और खर्चा बहुत ज्यादा। तो हमें लगता है कि सरकार को जान है जहान है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे चल के यदि जहान को लेकर चलना है तो फिर अर्थ की व्यवस्था करना पड़ेगा। जी दुर्गेश जी, जिस प्रकार से चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और कृषि फसल खरीदी पर, उसके उपार्जन पे, उसकी अन्य व्यवस्थाओं पर सरकार लगातार फोकस कर रही है, ये सब प्रक्रियाएं चली रही हैं। तो जिस प्रकार से अगर अर्थशास्त्रियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि भारत फिर भी सक्षमता से इस अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन से उभरेगा, इस महामारी से उभरेगा, कृषि व्यवस्था पर फोकस करने की जरूरत है। और शायद वही एक व्यवस्था है, कृषि और जो एलाइड सेक्टर है कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि आधारित, उस पर फोकस करने की जरूरत है। कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है किसानों का, और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो काम कर ही रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ये सत्यता है कि जमीन से ही, अर्थ से ही हमको अर्थ मिलता है।
हम पृथ्वी से जो निकालते हैं उसी से हम समृद्ध होते हैं, चाहे हम अनाज निकालें, चाहे हम उसमें सोना चांदी हीरा निकालें या पेट्रोल निकालें या कच्चा तेल निकालें। तो हमें अर्थ ही हमको अर्थ देता है, और हमारे हिंदुस्तान सबसे समृद्ध इसलिए है क्योंकि हमको सारा अर्थ जो है किसानों के माध्यम से मिलता है। तो किसानों को समृद्ध करना हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब देश में अकाल आया था तो स्वयं कृषि करके और एक नारा देके कि जय जवान और जय किसान के नारे के साथ में जिस तरीके से किसानों का मनोबल बढ़ाया था और काम किया था वो पूरा जग जानता है। तो ये है, किसानों का साथ देना पड़ेगा। और जो स्थिति आज देखने में आ रही है, जो सरकारें कर रही है, बोलती कुछ है करती कुछ है। बोला गया कि मजदूरों को यदि हम उनके क्षेत्रों से वापस लाएंगे तो वे उनके घर तक उनको पहुंचाएंगे, पर हुआ क्या, जब वे घर तक आए, भोपाल राजधानी में जब स्टेशन पे उतरे, बस में बैठे, तो उनसे 315 रुपए टिकट के पैसे ले लिए गए। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी सरकारें दिखा रही है। ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम मजदूरों को जब बैठाया तब ना बोले कि हम आपसे पैसा लेंगे आपके घर तक जाने का। ये सब स्थितियां हैं, ये दो तरफा बात करती है भारतीय जनता पार्टी। कार्रवाई दो तरह की काम करते हैं जिसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता है, और ये गलत नीति है, गलत सोच है, पर चूंकि सरकार तो वे चला रहे हैं, भले गलत नीति। देखिए, आपका सवाल जायज है ये कि कई जगह से ये खबरें आई है कि उनसे पैसा लिया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि किसी तरह लोगों को घर पहुंचाना है। अब सरकार के सामने जिम्मेदारी यह है कि कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार होती है वर्तमान सरकार होती, वो तो निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन अफसर जो करते हैं, जिस तरह की बातें सामने आती है, ये सच है। पर सवाल दूसरा ये है कि हम अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं। यदि जान और जहान जब रहेगा तो उसके बाद ही अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि लोगों से पैसा लिया जा रहा है या फिर बहुत तमाम तरह की दिक्कतें देखी जा रही, लेकिन हम जब अन्य स्टेट से तुलना करते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर स्थिति है मध्य प्रदेश की, आप मानेंगे? बेहतर स्थिति किस क्षेत्र में मानेंगे आप? क्या आप मानेंगे कि हाँ बताएं? नहीं, आप बताइए जी। नहीं, मेरा को तो समझ में नहीं आ रहा कि अपन मध्य प्रदेश को कैसे बेहतर बता रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर जो आज बीमारियां, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक दो जिले ही ऐसे हैं जहां पर बाहर से आदमियों की आवक ज्यादा है। वहां जितनी भी जगह आवक ज्यादा है वहां पर हम कोरोना से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। वहां हम उनकी त्रासदी से आज बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना हम पे हावी हो रहा है। इंदौर को पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला वो इंदौर है जिसको हम वुहान से कंपेयर कर रहे हैं कि वुहान जैसी बीमारी वहां पर फैल रही है। तो ये जो स्थितियां निर्मित हुई हैं, इसके लिए जवाबदेह भी तो सरकार ही है। वही शिवराज सिंह चौहान जी के, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार जवाबदेह है ना। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ब्रज गोपाल जी, देखिए, सरकार आपने संभाली है, भले ही आपने किसी भी समय इंटरचेंज किया हो, सरकार को गिराया हो, कांग्रेस की सरकार गिरी हो, लेकिन अब चूंकि आप सरकार हैं तो सरकार की जवाबदेही है जो भी परिस्थितियां उनसे निपटने की। अब उसका यश या अपयश ये तो आपके ही खाते में आएगा। मध्य प्रदेश कैसे बेहतर है, ये सवाल उठाया है कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश जी ने। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप समझाइए। नवीन जी, मैं आपसे वही निवेदन करना चाहता हूं, हम कैसे बेहतर है। जिस दिन मध्य प्रदेश में 13.7% की दर से कोरोना फैल रहा था, उस दिन 9.3% की दर से राजस्थान में फैल रहा था। परंतु आज जब हम समीक्षा कर रहे हैं तब मध्य प्रदेश में उसके संक्रमण की दर 5% रह गई है और राजस्थान में 9.7% रह गई है। हम 5% से उसमें आगे चल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मजदूरों को लाने में, छात्रों को लाने में, मजदूरों को लाने में और छात्रों को लाने में सबसे पहला निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। उत्तर प्रदेश कोई अलग बात है। दुर्गेश जी ने एक प्रश्न उठाया है कि नहीं 315 रुपए लिए गए। मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। परंतु यदि जैसे मान लो मैं भोपाल संभाग का निवासी हूँ और यहाँ का प्रभार माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के पास है, मुझे ये मालूम है कि यहाँ किसी से 1 रुपए की राशि भी नहीं ली गई है। ये भी सर्वविदित सत्य है। देखिए, कई जगह हो सकता है, भोपाल में लिया है लोया जी, बेरसिया में रेलवे स्टेशन पे 315 रुपए लिए और किसी एक व्यक्ति से लिए गई, दुर्गेश जी, किसी एक व्यक्ति से ली गई राशि को आप मध्य प्रदेश का आईना नहीं कह सकते हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति दोषी हो, हो सकता है कि एक जगह
और आपकी भी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि ये बात सरकार के संज्ञान में लाएं, क्योंकि बार बार हम वो जब भी दुर्गेश जी, वो आपकी लोग सरकार जो की मजदूर नासिक से आए थे, वो रेलवे ने लिया हुआ है वो किराया। देखिए, आदरणीय, मैंने एक भी बार ये नहीं बोला कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ले लिया या मोदी जी ने ले लिया। मैं वही कह रहा हूँ, वो मैंने तो एक्चुअली ये नासिक बोला, से बैठे, लेकिन वो भोपाल के मिसरौद हाँ। स्टेशन पे जब वो ट्रेन से उतरे तो वहां उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले तो हम जब रेलवे स्टेशन आए थे तब तक तो ऐसा सूचना नहीं थी, लेकिन जब बैठने लगे तो ये हुआ कि जिनके पास टिकट होंगे वही बैठेंगे, तो चूंकि मजबूरी में टिकट लेना पड़ा। तस्वीरें लोया साहब, तस्वीरें बड़ी अलग आ रही है। आज ही इंदौर की एक तस्वीर देखने को मिली है जिसमें हमने देखा कि टैंकर में बैठकर लोग जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ है कि पुलिस ने वहां देख लिया, वरना पता नहीं लोग कितने टैंकर के अंदर ही रह जाते। वो पुणे से निकले थे और मध्य प्रदेश आना चाह रहे थे। देखिए, मैं बताऊं लखनऊ जा रहे आपको, थे, ये मध्य बात प्रदेश बिल्कुल नहीं आ मैं रहे थे। मानता हूं कि नियमों का पालन करना, जितना पालन करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, उतना ही पालन करना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। परंतु इस स्थिति में आपने इस बात का तो प्रमाणीकरण किया कि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस सजग है, और ये सजगता ही थी कि जब टैंकर में से भी जो लोग जा रहे थे उन लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है। चलिए, और हम चलिए जी लोया नवीन जी, मगर जी, मैं अंतिम रूप से ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जान और जहान दोनों की चिंता की जाएगी। चलिए और समझ मध्य लेता प्रदेश के लोगों हूँ। का मनोज जी, अभी ये जो कोविड-19 का कहर है जी, देखिए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, और हमने जरूर ये पीठ थपथपाई कि देखिए हमने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने से या लॉकडाउन कहने से लॉकडाउन नहीं हुआ। लॉकडाउन का मतलब है कि लोग रोड पे भले ही नहीं निकले, लेकिन लोगों के साथ बैठ के घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है कि किसी भी विषय पर जो निर्णय करीब 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने प्रभावित कर सकता है, तो जैसे नोटबंदी, जीएसटी, सरकारों ने एकदम जो निर्णय लिए हैं, अगर सरकार समझा के निर्णय ले, सरकार जो मजदूर शुरुआती दौर में, मतलब लॉकडाउन में जो कई जगह जो गैदरिंग हुई है, जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उसने लॉकडाउन के मंतव्य को, मतलब जान बचाने के मंतव्य को जहान बचाने के मंतव्य तक पहुंचा दिया। लोग घबरा गए, लोग संभले नहीं, लोग पैदल निकल पड़े। अब लॉकडाउन 3 का जो फेज है, लॉकडाउन 3 में हम आ गए हैं, बावजूद इसके जी, अभी तक लोगों का व्यवस्थापन जारी है, लोगों का पलायन जारी है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अभी भी सरकार को यह है कि अब कोविड-19 के साथ ही सरवाइव करना सीखना पड़ेगा कि हम मास्क पहने, हम एक फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाएं, छुआछूत वाली बीमारी है, लोगों को ये समझाएं, क्योंकि आप पूरी तरह बंद करके भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है। हमारे देश में गरीबी की रेखा के प्रतिशत के नीचे जो लोग हैं, भाई आप कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कई जगह से ये आए कि उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने कल दिखाया है ना, हमने देखा है। जान और जहान दोनों को बचाने के लिए कवायद करनी पड़ेगी। लॉकडाउन कहने भर से लॉकडाउन नहीं होगा। देखिए, इसमें तो ये बात सच है कि खुद लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी आप और हम सबकी है। लेकिन दिक्कत वहां खड़ी हो जाती है कि जहां खाने को नहीं होगा, बिना खाए यदि आपकी मौत हो जाती है तो फिर जहान कहां बच जाएगा। और ये वही गरीब है, ये वही मजदूर है। कल जब हम बात कर रहे थे बहुत सारे लोगों से, देखिए एक तो वो तस्वीर दिखती है जिसे लोग दिखाते रहते हैं, आप जाएंगे एक बड़ा वर्ग वहां रुका हुआ है, उनको आप वहां पहुंचा देंगे। लेकिन वो लोग जो हर 1-2 दिन 2 लोग यहाँ रहते, 3 लोग यहाँ रहते, वो अपने घरों को वापस नहीं लौट पा रहे। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उनके सामने जैसे सरकार ने पैसा डाला 500 रुपये, 1000 रुपये खाते में, उन तक पहुंच गया, वो इस बात को स्वीकार कर। लेकिन आप देखिए कि एक परिवार में यदि 5 लोग हैं तो क्या 1000 रुपये महीने में उसका खर्च चल जाएगा, और ये सिर्फ एक बार डाला पैसा। तो ऐसी बहुत सारे दिक्कतें हैं, सरकार के सामने भी है, सरकार को इस संकट से उभरना भी है। लेकिन जान और जहान जब ही बचेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अर्थ की दिक्कत खड़ी होने वाली है। हर किसी को जरूरत पड़ेगी पैसे की, काम है नहीं। छोटे छोटे काम की आप शुरुआत कर देते हैं तो आप जो चिंता बढ़ा रहे हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंस की, वो कहीं दिखाई नहीं देगा। तो हमें लगता अब जान और जहान जब ही रहेगा जब लोग खुद आगे बढ़कर आए, वो खुद समझे इस बात को, और सरकार उनकी आर्थिक स्थितियों को सुधारना पड़ेगा। और आर्थिक स्थिति सुधारना है तो आर्थिक संकट हमारे सामने खड़ा है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जान बचाना और उसके बाद जहान बचाना, क्योंकि अगर जहान नहीं बचेगा तो भी जो बची हुई जान है वो परेशानियां और समस्याएं उसके सामने 1000 खड़ी होंगी।
तो सरकार को चाहिए कि अब जिस प्रकार से एक जोन में डिवाइड किया है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तो ग्रीन जोन में कैसे काम हो ताकि वहाँ ये महामारी ना फैले, ऑरेंज जोन कैसे ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो, और रेड जोन में भी कैसे जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जो अर्थ को बढ़ावा दें वो चालू हो। ये सरकार को ये तो समझना पड़ेगा कि ये एक लॉकडाउन से पहले एक रविवार था, फिर 15 दिन हुए, फिर और 21 दिन हुए, और अब फिर एक 14 दिन है, तो ये स्थायी हल नहीं है। और जो एक बात राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये पॉज बटन है, इसको आप डिलीट मत मानिए, तो हमें अब जो प्ले करना है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना है, और उसके लिए एक दूरगामी और एक सुव्यवस्थित नीति बनाने की जरूरत है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।